नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। सुपर डेट के लिए लगातार हैंड रिटन नोट्स के रूप में हम आपको कोर्स आपका कंप्लीट करा रहे हैं। साइंस विषय का सबसे पहले हमने स्टार्ट किया है, बाकी आगे बाकी विषयों का भी कराएंगे। तो इसमें हमारा फिजिक्स वाला जितना पोर्शन था वो कंप्लीट हो गया है। अब बायोलॉजी स्टार्ट होगी और जिसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक है जीवों की दुनिया। मैं आपको सुपर डेट का सिलेबस भी दिखा देता हूँ। तो ये सुपर डेट के सिलेबस में ये सारे टॉपिक हम करा चुके हैं आपको ध्वनि तक। जीवों की दुनिया के अंतर्गत काफ़ी चीज़ें हैं इस टॉपिक में, तो इसलिए हम इसको एक की जगह दो पार्ट में देखेंगे। मतलब आज देख रहे हैं आधा और हैंड रिटन नोट्स के रूप में इसको बाकी बचा कल जो है वो देखेंगे। तो जीवों की दुनिया के अंतर्गत हम कंटिन्यू करते हैं हमारा सबसे पहले जीवों के वर्गीकरण को लेकर के। देखिए इसमें और भी चीज़ें हैं जैसे कोशिका कोशिका विभाजन और आपका कुछ चीज़ें जो शॉर्ट में भी होंगी एक आधा, वो भी आपको डिटेल में आगे सेकंड पार्ट में देखने को मिलेंगी। तो जीवों के वर्गीकरण की बात करें तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवों का जो अध्ययन है वो जीवों की दुनिया कहलाता है। जीवों की पहचान हो गया, वर्गीकरण हो गया, नामकरण हो गया, इसका अध्ययन हम जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। तो सबसे पहला है तो क्वेश्चन यही बनता है, सजीव और निर्जीव की कड़ी किसको कहते हैं? तो वायरस को कहते हैं। और जीवित कोशिका के अंदर ये सजीव की तरीके से व्यवहार करता है, क्योंकि सजीव और निर्जीव दोनों के गुण प्रदर्शित कर रहे हैं ना। तो सजीव का गुण क्या है? जीवित कोशिका के अंदर ये आपका सजीव की तरीके से व्यवहार करता है ये। और जो कोशिका के बाहर अगर बात करें तो वो निर्जीव की तरीके से व्यवहार करता है। इसी कारण से हम सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी को वायरस कहते हैं। वायरस में देखेंगे तो आपका आनुवांशिक पदार्थ डीएनए या आरएनए होता है, प्रोटीन आवरण होता है, पूंछ होती है, आधार प्लेट होता है और पूंछ तंतु टेल फाइबर्स जो है इसमें होते हैं। अब सजीवों के लक्षण की बात करते हैं। तो सजीवों का सबसे पहला लक्षण है आपका मेटाबॉलिज्म। चाहे सजीवों की सभी जितनी भी जीवन की क्रियाएं होती हैं वो आपका उत्पन्न अपघटन रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा ही जो है वो होती हैं। वृद्धि की बात करें, इनमें ग्रोथ होती है, आंतरिक रूप से कोशिकाओं की संख्या वृद्धि के कारण होती है। श्वसन होता है, सभी सजीव श्वसन करते हैं। उत्सर्जन होता है, अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालते हैं। उत्तेजना के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं, रिस्पॉन्स। अगर चाहें तो आप एक एक टर्म ये जैसे ग्रोथ, रेस्पिरेशन, एक्सक्रेशन और रिस्पॉन्स ऐसे एक एक टर्म के रूप में भी याद रख सकते हैं। और प्रजनन की बात करें तो अधिकांश सजीवों में पाया जाता है, परंतु ये अनिवार्य नहीं है। अनिवार्य क्यों नहीं है? क्योंकि अपवाद है। अपवाद क्या है कि ये कुछ सजीव हैं जिनमें प्रजनन नहीं होता है, फिर भी ये सजीव हैं। जैसे खच्चर हो गया, बांझ मानव हो गया था। प्रजनन सजीवों का अनिवार्य लक्षण नहीं है, पर आपका अधिकांश सजीवों में जो है ये पाया जाता है। सजीव और निर्जीव में अंतर की बात करते हैं तो सजीव जो होते हैं वो कोशिकाओं से बने होते हैं, निर्जीव कोशिकाएं नहीं होती इसमें। इसमें चयापचय होता है, इसमें नहीं होता है। सजीवों में वृद्धि आंतरिक होती है, इसमें वृद्धि बाहरी कारणों से हो सकती है। इसमें उत्तेजना का स्तर, जो उत्तेजना का उत्तर है वो देते हैं, बताए ना रिस्पॉन्स को लेकर के, ये नहीं देते हैं। इसमें जीवन चक्र होता है सजीवों में और ये जीवन चक्र नहीं होता है। अब कुछ पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड, जैसे सजीवों का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या होता है? तो होता है मेटाबॉलिज्म, चयापचय। सजीव और निर्जीव की कड़ी क्या कहलाती है? तो वायरस कहलाती है। प्रजनन सजीवों का अनिवार्य लक्षण जो होता है वो नहीं होता है। सजीवों की वृद्धि आंतरिक रूप से कोशिका विभाजन के द्वारा होती है और सभी सजीव उत्तेजना के प्रति प्रतिक्रिया भी जो है वो देते हैं। अब बात करते हैं हम हमारा ये जो एनसीईआरटी है क्लास 11 में द लिविंग वर्ल्ड करके, वहाँ पर ये सारी चीज़ें आपके कोर्स की दे रखी हैं। तो जीवों का वर्गीकरण की बात करते हैं। तो जीवों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, इनमें विविधता देखने को मिलती है। इनका अध्ययन हो गया, पहचान हो गया, समझ हो गया। इसको सरल बनाने के लिए वैज्ञानिकों ने क्लासिफिकेशन किया है, वर्गीकरण किया है कि अलग अलग आधार पर हम बांट सकें। तो जीवों की संख्या, अधिक संख्या और विविधता को समझने के लिए वर्गीकरण की आवश्यकता होती है। पहचान, नामकरण और अध्ययन को सरल बनाने के लिए वर्गीकरण की आवश्यकता होती है। समानता असमानता को जानने के लिए होती है आवश्यकता, या वैज्ञानिक नामकरण के द्वारा संचार की सार्वभौमिकता के लिए होती है। तो ये कुछ यहाँ पर जो सारणी में दिखा रहा हूँ इसको रट लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो जो वर्गीकरण वैज्ञानिकों ने क्लासिफिकेशन किया है उसमें वर्गीकरण के इतिहास में सबसे पहला नाम देखने को मिलता है थियोफ्रेस्टस का। इन्होंने 300 ईसा पूर्व में किया था और इन्होंने योगदान दिया था, कहा था जीवों का पहला वर्गीकरण पौधों के आधार पर जो है वो किया गया था। फिर नंबर आया कैरोलस लीनियस का। इन्होंने 1735 ईस्वी में कहा कि द्विनाम पद्धति के आधार पर, जिसे हम कहते हैं बाइनोमियल और न्यूमेनक्लेचर, इसका प्रतिपादन किया था, जिसको द्विनाम पद्धति जो है वो कहते हैं। तीसरा नाम देखने को मिलता है हैकल का। इन्होंने 1866 ईस्वी में कहा था तीन जगत होते हैं, यहाँ द्विनाम थे, यहाँ तीन जगत हो गए, प्लांट, एनिमल और प्रोटिस्टा। इसका प्रतिपादन किसने किया था? हैकल ने किया था।
फिर चौथे नाम देखने को मिलता है कोपलैंड, इन्होंने 1938 ईस्वी में 4 जगत दिए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांट और एनिमेलिया। तो यहाँ पर आप देखिए एक और एक्स्ट्रा बढ़ गया। फिर जो सबसे मेन है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, वो है आपका विटकर, R.H. विटकर। 1969 ईस्वी में इन्होंने 5 जगत दिए थे और यही आपको पढ़ना है। मतलब ये सारे जितने भी जगत अलग अलग लोगों ने दिए वो सब इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। तो 5 जगत जो दिया था वो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांट और एनिमेलिया। इसका प्रतिपादन इनके द्वारा विटकर के द्वारा जो है वो किया गया था। इसी को ही हम पंचपदीय जो सोपान की है अलग अलग नामों से जानते हैं, अभी आगे हम देखेंगे। तो यहाँ पर हम बात करते हैं द्विजगत वर्गीकरण। देखिए जो अभी हमने वर्गीकरण की बात की वो हम आपको पहले एक ओवरव्यू समझाएंगे। अब ये मत समझिएगा कि वो तो अभी देखा है फिर से कैसे आ गया, अभी ये देखेंगे फिर से आएगा, क्योंकि हम पहले ओवरव्यू करके लिखा हुआ है छोटा छोटा करके चीज़ों को, ताकि आप एक दिमाग में चीज़ें समझें कि ऐसे ऐसे डिवाइड हुआ है। फिर एक एक को डिटेल में भी पढ़ेंगे कि उसके अंदर किसने क्या दिया, कौन से जीव आते हैं, इस तरीके से। तो द्विजगत वर्गीकरण की बात करें तो प्रतिपादक थे कैरनस लीनियस 1735। इसमें सभी जीवों को 2 जगत में बांटा गया। कौन कौन सा है? एक है पादप जगत और एक है प्राणी जगत। पादप जगत और प्राणी जगत ये हमारा हो गया। और लीनियस को हम कहते हैं वर्गीकी का जनक, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, जरूर रट के रखिएगा। कैरोलस लीनियस को फादर ऑफ टेक्सोनॉमी या वर्गीकी का जनक कहते हैं। दूसरे नंबर पर आता है आपका त्रिजगत वर्गीकरण, जो कि प्रतिपादक थे हैकल। अभी नाम बताया मैंने 1866। सभी जीवों को इन्होंने 3 जगत में बांटा है। कौन कौन से? पादप, प्राणी और प्रोटिस्टा। हैकल की जब बात करते हैं तो इन्होंने प्रोटिस्टा जगत को स्वतंत्र जगत का दर्जा जो है वो दिया था। हैकल के द्वारा प्रोटिस्टा जगत को स्वतंत्र जगत का दर्जा जो है वो दिया गया है। उसके बाद तीसरा हमारा यहाँ पर है जो कि है पंचजगत वर्गीकरण, जो कि मैंने बताया कि आपको ये पढ़ना है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रतिपादक कौन है? R.H. विटकर। कब दिया? 1969 में। ये सबसे अधिक स्वीकारित और प्रचलित वर्गीकरण है। मतलब ऐसा होता है ना कि अलग अलग लोगों ने अपनी थीसिस दी, पर एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको सब मान्य कर देते हैं और फिर वही आगे चीजें जो है उनके अकॉर्डिंग वर्गीकरण करते हैं। तो पंच जगत में कौन कौन सा है? मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंगी है, पादप है और प्राणी है। ये 5 जगत वर्गीकरण है। इसी को ही अभी हम एक एक को अलग अलग डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि इसके अंतर्गत भी बहुत सारी चीजें हैं। तो परीक्षा तथ्य भी देख लीजिए, इसका हमने देख लिया था, हैकल का देख लिया था, और इसमें विटकर की बात करें तो इनका वर्गीकरण आज भी सर्वाधिक स्वीकार्य है। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण शब्द, जैसे कि आपका वर्गीकरण की बात करें तो जीवों को उनके समान लक्षणों के आधार पर समूहों में बांटना। नामकरण की बात करते हैं तो जीवों को वैज्ञानिक नाम दे देना। पदानुक्रम की बात करें तो वर्गीकरण में उच्च से निम्न स्तर का क्रम। द्विनाम पद्धति की बात करें तो किसी जीव का नाम 2 शब्दों से मिलकर बनता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण के लिए दिया भी गया, पहले कौन से 2 शब्द? पहला शब्द वंश का होता है, पहला अक्षर बड़ा होगा, और दूसरा शब्द जाति का होगा, स्पीसीज का होगा, जो छोटा, पूरा छोटा होगा। तो जैसे यहाँ पर होमो सेपियंस है तो आपको पता है ये मानव का है नाम, वैज्ञानिक नाम। तो पहला वाला किसको दर्शाएगा? वंश को दर्शाएगा, और दूसरा वाला किसको दर्शाएगा? तो जाति को दर्शाएगा। तो यही यहाँ पर द्विनाम पद्धति के रूप में जाना जाता है। ये भी आपको पता होना चाहिए, एक वंश को और दूसरा वाला जाति को। ये पहला वाला बड़े अक्षरों में रहता है और दूसरा वाला छोटे अक्षरों में रहता है। अब पंच जगत वर्गीकरण की बात करते हैं तो जैसा कहीं मैंने बताया R.H. विटकर के द्वारा 1969 में दिया गया था। इसमें 5 आधारों पर आप इसे बांटते हैं। 5 आधार कौन से? सबसे पहला कोशिका का प्रकार है, सेल टाइप है, जिसमें प्रोकैरियोट या यूकैरियोट हो गया। कोशिकीय संगठन यानी सेल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, एक कोशिकीय बहुकोशिकीय हो गया। पोषण की विधि की बात करें न्यूट्रिशन के आधार पर तो स्वपोषी परपोषी हो गया। प्रजनन की बात करें तो लैंगिक और अलैंगिक हो गया, रिप्रोडक्शन की। और विकासीय संबंध की बात करते हैं तो इसमें उत्क्रांतिक क्रम जो है वो हो जाएगा। तो ये जो इन्होंने बांटा था, ये वर्गीकरण 5 आधारों पर जो है वो इनके द्वारा किया गया था, जो कि मैंने आपको नाम बताए। मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु, ये 5 जगत क्रमबद्ध रूप से सरल से जटिल, आदिम से उन्नत जीवों को दर्शाते हैं। मतलब जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे डेवलपमेंट इनमें बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। अब ये जो आधार आपने देखा, इन सभी का एक चार्ट देख लीजिए जिसमें आपको सारे पॉइंट जो है वो कवर होंगे। तो 5 जगतों की प्रमुख विशेषताएं एक साथ कंपैरिजन करते हुए, मैंने अभी बताया कि इसको एक साथ हम यहाँ पर अभी देख रहे हैं, पर अलग अलग भी अभी पढ़ेंगे, क्योंकि मेन इसके अंतर्गत भी पूछा जाता है। तो मोनेरा की सबसे पहले बात करते हैं। कोशिका का प्रकार कैसा है? प्रोकैरियोटिक है। कोशिकीय संगठन क्या है? एक कोशिकीय है। कोशिका भित्ति किसकी होती है? तो पेप्टाइडोग्लाइकिन की बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकिन की मोनेरा में।
पोषण की विधि क्या होती है, तो स्वपोषी भी होता है, परपोषी भी होता है। स्वपोषी परपोषी जिनको नहीं पता है, जो अपना भोजन स्वयं बनाए। स्वपोषी परपोषी मतलब दूसरों पर जो डिपेंडेंट रहते हैं, दोनों प्रकार होता है इसमें। प्रजनन जो होता है इसमें अलैंगिक होता है, मोनेरा जगत में प्रजनन अलैंगिक होता है। और उदाहरण की बात करें तो इसमें बैक्टीरिया नील हरित शैवाल हो गया, जिसमें साइनोबैक्टीरिया, ये इसके एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं कि कौन से जंतु जगत में या कौन से वर्गीकरण में आता है। जंतु जगत तो आगे पढ़ेंगे। तो बैक्टीरिया नील हरित शैवाल साइनोबैक्टीरिया किसमें आ गया, मोनेरा में। दूसरा हो जाएगा प्रोटिस्टा, जो कि कोशिका का प्रकार कैसा है, यूकैरियोटिक है। कोशिकीय संगठन कैसा है, मुख्यतः एक कोशिकीय होता है, कुछ बहुकोशिकीय भी इसमें होते हैं। यहाँ पर कोशिका कैसी होती है, तो विभिन्न प्रकार की होती है, कभी होती भी है कभी नहीं भी होती है। यहाँ पर पोषण स्वपोषी परपोषी दोनों टाइप से होता है। प्रजनन इसमें अलैंगिक लैंगिक दोनों टाइप से प्रोटिस्टा में होता है। और इसमें एग्जाम्पल में अमीबा भी आता है, पैरामीशियम भी आता है, यूग्लिना आता है, डाइटम आता है। ये आपका डाइटम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्रोटिस्टा में अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, डाइटम, ये सभी आपके किस में, प्रोटिस्टा के अंतर्गत आ जाएंगे। फिर तीसरा हमारा जो है वो है कवक, जो किस कोशिका का प्रकार है, यूकैरियोटिक का है। जो कोशिकीय संगठन की बात करें तो अधिकांश इसमें बहुकोशिकीय होते हैं। ईस्ट आपका एक कोशिकीय होता है, मतलब मोस्टली तो इसमें बहुकोशिकीय होते हैं, पर जैसे होता नहीं अपवाद स्वरूप जिसको हम कहते हैं, तो ईस्ट जो होता है वो इसमें एक कोशिकीय होता है। कोशिकीय भित्ति की बात करें तो काइटिन की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में देखते हैं आप, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। उसके बाद पोषण की विधि इसमें परपोषी होती है। अपघटक जो कवक होते हैं, मतलब दूसरों पर डिपेंडेंट रहते हैं। कवक आपने देखा है ना, तो वही चीज आप एग्जाम्पल के जरिए भी, जैसे फफूंद वगैरह होती है, वो क्या करते हैं, ब्लड में लग गई है तो वो दूसरों पर ही तो डिपेंडेंट है। प्रजनन की बात करें तो अलैंगिक लैंगिक इसमें दोनों टाइप का होता है। और एग्जाम्पल की कवक की अगर बात करें, फंगी की बात करें, तो रोटी फफूंद हो गया, मशरूम हो गया, ईस्ट हो गया, ये सब किसके एग्जाम्पल है, तो कवक के हैं। फिर हमारा बढ़ते हैं पादप की तरफ। तो पादप आपका यूकैरियोटिक है, कोशिका का टाइप। कोशिकीय संगठन इसमें बहुकोशिकीय है, और कोशिका भित्ति इसमें सेलुलोज की बनी होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी पॉइंट है। जैसे कवक में पूछा जाता है काइटिन की बनी होती है, वैसे ही सेलुलोज में पूछा जाता है, तो आप कहेंगे सेलुलोज की बनी होती है कोशिका भित्ति। और यहाँ पर पोषण जो होता है वो स्वपोषी होता है। स्वपोषी मतलब अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और स्वयं कैसे बनाते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण के जरिए बनाते हैं। तो ये आपका हो गया पोषण की विधि, इसमें स्वपोषी हो गया। प्रजनन की बात करें तो लैंगिक और अलैंगिक दोनों हो गया। और उदाहरण की अगर बात करें तो आम हो गया, गेहूं हो गया, घास, पाइन, काई, फर्न, ये सब किसमें एग्जाम्पल में आते हैं, तो पादप जगत में आते हैं। फिर हमारा लास्ट है जंतु। ये पांचवी वर्गीकरण है ना, ये जो जंतु वाला है इसके अंतर्गत भी बहुत से टाइप हैं, वो भी हमको पढ़ने पड़ेंगे। जंतु जगत का वर्गीकरण ही अपने आप में इतना बड़ा टॉपिक है कि आप इसको 4 घंटा तक पढ़ते रहेंगे, समाप्त नहीं होगा। पर हमने क्या किया है, उसको शॉर्ट में चीजें आपके लिए रखी हैं यहाँ पर, जो महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण पॉइंट हो सकते हैं, मैं आपको दिखाता भी हूँ। तो एक ये देखिए, हमने पीडीएफ अलग से भी इसमें लगा कर रखी है, जंतु जगत का वर्गीकरण, जो हम आगे अभी पढ़ेंगे। तो हमने पूरा इस तरीके से रखा है, देखिए मेन मेन पॉइंट, ताकि आपको जैसा ना लगे कि आपने एक साथ पढ़ लिया, समझ में नहीं आ रहा, इतना बोझ पड़ गया। तो शॉर्ट में ऐसे पढ़ेंगे तो चीज़ें अच्छे से सिस्टमेटिक रहेंगी, तो समझ में आएंगी। तो जंतु जगत की बात करें तो कोशिका का प्रकार कैसा है, यूकैरियोटिक है। कोशिकीय संगठन कैसा है, बहुकोशिकीय है। कोशिका भित्ति इसमें किसकी होती है, तो कोशिका भित्ति है ही नहीं जंतु जगत में। पोषण की विधि क्या होती है, तो परपोषी होती है। और जो प्रजनन होता है वो आपका लैंगिक होता है मुख्यतः। और उदाहरण क्या हो जाएगा, मनुष्य इसमें आता है जंतु जगत में, गाय, सिंह, पक्षी, मछली, जंतु जगत में तो यही सब आएंगे। तो ये हमारा एक जो चार्ट आप देख रहे हैं, ये आपको अगर एक साथ दिमाग में थोड़ा सा बैठा है, तो आप कोई पेपर में एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो उम्मीद है इन चार्ट के आधार पर चीज़ों को गलत नहीं करेंगे। पर डिटेल में क्वेश्चन आएगा तो उसके लिए हमको आगे डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। चलिए बढ़ते हैं हम आगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को लेकर के। इसके अलावा ये जो मेहनत आपके लिए की जा रही है, वीडियो को सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि हमें भी आपके लाइक से, आपके कमेंट से, जो अच्छे अच्छे लोगों के कमेंट देखने को मिलते हैं, उससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। बात करते हैं आगे। तो पंच जगत वर्गीकरण देने वाले वैज्ञानिक विटकर थे। वर्गीकरण का वर्ष 1969 था। सबसे आदिम और सरल जगत मोनेरा। मैंने बताया कि इस बढ़ते हुए क्रम में ये क्या होता है, जटिल होता जाता है। तो सबसे विकसित और उन्नत जगत जंतु जगत है। क्लोरोफिल केवल पादप जगत में पाया जाता है। कोशिका भित्ति किसमें नहीं होती, केवल जंतु जगत में। अभी बताया जंतु जगत में कोशिका भित्ति नहीं होती है। उसके बाद परपोषी अपघटक जो होते हैं वो कवक जगत हो जाएगा, फंगी जिसको कहेंगे। और स्वपोषी जो होते हैं वो पादप जगत होते हैं।
स्वपोषी परपोषी अंतर मैंने आपको बता दिया। तो ये परपोषी अपघटक का ही काम करते हैं, तो स्वपोषी प्रकाश संश्लेषण के थ्रू। तो ये आपके कुछ सुपरटेट के महत्वपूर्ण तथ्य। अब 5 जगत का क्रम ये हम बता चुके हैं ना, सबसे सरल आदिम मोनेरा वाला होगा, और ऐसे बढ़ते हुए जाएंगे तो जंतु वाला सबसे आखिरी वाला सबसे जटिल होगा, उन्नत होगा। ये क्रम उत्क्रांतिक प्रगति, जिसको हम इवैल्यूएशनरी प्रोग्रेस को दर्शाता है, इसके रूप में जानते हैं, सबसे सरल और सबसे जटिल। बात करते हैं हम आगे। अगला है आपका यहाँ से मोनेरा जगत। देखिए यहाँ पर जो हमने 5 जगत देखे ना, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक और पादप, मैंने बताया था कि अब हम इन एक एक जगत को अलग से सिंगल सिंगल डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले मोनेरा देखेंगे, फिर प्रोटिस्टा, फिर कवक, फिर पादप, फिर जंतु, फिर जंतु के अंतर्गत जो चीजें हैं वो देखेंगे। ये हमारा प्रोसेस जो है वो चलेगा। तो सबसे पहला है हमारा मोनेरा जगत। तो मोनेरा जगत की क्या विशेषताएं होती हैं? ये सबसे पुराना और सबसे सरल जगत है। ये एक सभी जीव इसमें एक कोशिकीय होते हैं और सूक्ष्म होते हैं। कोशिका इसमें प्रोकैरियोटिक होती है। सच्चे नाभिक, जिसको हम कहते हैं ट्रू न्यूक्लियस, इसका अभाव होता है। कोशिका भित्ति जो होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकन की होती है। प्रजनन इसमें अलैंगिक होता है द्विखंडन के द्वारा। अनुकूल जो परिस्थिति है उसमें जो जीव हैं वो बीजाणु बना सकते हैं। पोषण के आधार पर स्वपोषी, परपोषी, अपघटक, ये तीनों टाइप में आते हैं इसमें। मोनेरा के अंतर्गत आपके आते क्या क्या है? तो जीवाणु हो गया, नीला हरित शैवाल हो गया और माइकोप्लाज्मा। मैंने अभी एग्जांपल आपको ऊपर बताया चार्ट में। तो जीवाणु में एग्जांपल में जैसे ई कोलाई हो गया, लैक्टोबैसिलस आपको पता है ना, दही में पाया जाता है, तो ये जीवाणु में आपका आ गया। ये सब किसमें आते हैं? मोनेरा जगत में। ऐसे नीला हरित शैवाल हो गया तो इसमें नॉस्टाक हो गया, एनाबेना हो गया, तो ये किसमें है? नीला हरित शैवाल किसमें आ रहा है? मोनेरा में। ये जो जीवाणु है ना, ये जीवाणु के अंतर्गत है। वैसे माइकोप्लाज्मा में आता है पीपीएलओ, तो ये पीपीएलओ की भी फुल फॉर्म आपको नीचे हमने लिख रखी है, वो बताते हैं। तो मोनेरा जगत में ये इस तरीके के आएंगे। अब इसके जीवों की विशेषताओं की बात करते हैं। सबसे पहला हमारा जीवाणु, किसकी? मोनेरा जगत की विशेषताओं को लेकर। तो जीवाणु की बात करें, बैक्टीरिया की बात करें, तो संरचना एक कोशिकीय, प्रोकैरियोटिक, कोशिका भित्ति, पेप्टाइडोग्लाइकन की होती है। पोषण स्वपोषी, परपोषी, अपघटक। प्रजनन द्विखंडन के द्वारा, बाइनरी फिशन कहेंगे। विशेषताएं क्या होती हैं जीवाणु को लेकर? तो आकार इसका गोल होता है, दंडाकार होता है, कुंडलाकार होता है जीवाणु का। कुछ में इसमें कशाब होते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में बीजाणु बना सकते हैं ये। और रोग इसमें किड़वन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण आदि में ये महत्वपूर्ण होता है जीवाणु। और महत्वपूर्ण क्या मतलब? रोग तो होते ही जीवाणु के थ्रू, और बाकी एग्जाम्पल मैंने आपको बताई दिए। ई कोलाई हो गया, लैक्टोबैसिलस हो गया, विब्रियो कॉलरी हो गया, कॉलरा होता है जिससे, और राइजोबियम हो गया। तो जीवाणु के जितने भी आप टाइप हैं वो भी। तो ये हो गया पहला जीवाणु। फिर बात करते हैं नीला हरित शैवाल। नीला हरित शैवाल जो है, जिसको हम साइनोबैक्टीरिया कहेंगे, इसमें एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय, प्रोकैरियोटिक, ये आते हैं संरचना के रूप में। पोषण स्वपोषी होता है, प्रकाश संश्लेषी। प्रजनन खंडन बीजाणु द्वारा होता है। विशेषताएं, क्लोरोफिल जो है वो फाइकोसाइनिन उपस्थित होता है, और नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने की क्षमता होती है। पर्यावरण में ऑक्सीजन बढ़ाने में भी नीला हरित शैवाल हेल्प करता है। एग्जाम्पल नीला हरित शैवाल के नॉस्टॉक, एनाबेना और ऑसिलेटोरिया करके, ये है इसका एग्जाम्पल। फिर बढ़ते हैं माइकोप्लाज्मा की तरफ। इसकी संरचना एक कोशिकीय, प्रोकैरियोटिक, कोशिका भित्ति का नहीं होती इसमें। और यहाँ पर पोषण जो होता है वो परपोषी, परजीवी। और प्रजनन की बात करें तो द्विखंडन के द्वारा। विशेषता, सबसे छोटे जीवों में से एक आता है। कोशिका भित्ति ना होने के कारण आकार इसका परिवर्तनशील होता है माइकोप्लाज्मा का। रोग उत्पन्न करने वाले कुछ जीव हैं, जैसे आपका निमोनिया रोग आपका इसमें एग्जाम्पल में आ जाएगा। और पीपीएलओ मैंने बताया था, फुल फॉर्म नीचे हमने लिख रखी है। तो प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, तो ये आपका इसके एग्जाम्पल में आप याद रख सकते हैं माइकोप्लाज्मा में। अब जीवाणु की संरचना आप देखिए कैसी देखने को मिलती है। तो ये है जीवाणु की संरचना, जिसमें आपको कैप्सूल देखने को मिलता है। ये जो आप देख रहे हैं ना, अधिकतर में सब में एरो बाहर ही बाहर बना हुआ है, एग्जैक्ट वो चीज़ नहीं उसमें दर्शाई गई है। केवल ये चीज़ दर्शाने की यहाँ पर जो चित्र के जरिए बताया गया कि जीवाणु की संरचना में क्या क्या पॉइंट देखने को मिलते हैं। कैप्सूल हो गया, कोशिका भित्ति होती है, इसमें प्लाज्मा झिल्ली होती है, न्यूक्लाइड होता है, राइबोसोम होता है, और आपका कशाब होता है, और इसमें पिली होता है। ये है जीवाणु की संरचना। अब सबसे इससे कुछ जो पॉइंट बन सकते हैं सुपरटेट के लिहाज से, जैसे सबसे पुराना जगत कौन सा है? तो मोनेरा, क्योंकि सबसे पहला हम पढ़ ही रहे हैं। कोशिका का प्रकार कौन सा है इसमें? प्रोकैरियोटिक। सच्चा नाभिक या ट्रू न्यूक्लियस होता है? तो नहीं होता है, अनुपस्थित है। कोशिका भित्ति किसकी होती है? तो पेप्टाइडोग्लाइकन। अब तक देखिए पेप्टाइडोग्लाइकन लगभग कम से कम 5 से 6 बार आ चुका है। तो क्या है, बार बार सुनने से, पढ़ने से चीजें ऑटोमेटिक रट जाती हैं, अगर आप केवल वीडियो देख भी रहे होंगे। प्रजनन कैसे होता है? मुख्यतः द्विखंडन के द्वारा होता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो होता है वो नीला हरित शैवाल, साइनोबैक्टीरिया। कोशिका भित्ति का अभाव इसमें माइकोप्लाज्मा में होता है। किसमें नहीं होता है? इसमें नहीं होता है।
तो हमने ऐसे थोड़ा सा इसको क्रिएट किया है कि आपको पहले बेसिक पता चले, फिर डिटेल पता चले, फिर रिवाइज भी हो जाए साथ में। ध्यान रखने वाली एक बात यह है कि मोनेरा जगत के जो जीव होते हैं वो अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। इन्हें नग्न आंखों से आप नहीं देख सकते हैं, इन्हें आप केवल सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं। अब जीवाणु है, ये सब कहाँ देख सकते हैं। और इस कुछ और पॉइंट, जैसे मोनेरा जगत के सभी सभी जीव सूक्ष्म होते हैं। मोनेरा जगत में क्लोरोफिल केवल नीलाहरित शैवाल में पाया जाता है। माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं होती है। ई कोलाई जो है वो मानव आंत में पाया जाने वाला जीवाणु होता है। ई कोलाई एग्जाम्पल बताया था मैंने, यहाँ पर देखिए ई कोलाई जीवाणु के एग्जाम्पल में बताया था, तो मानव आंत में पाया जाता है आपका। चलिए बढ़ते हैं, अब अगला जगत हमारा प्रोटिस्टा। पहला हमने जो देखा वो कौन सा जगत था, मोनेरा। अब दूसरा देखेंगे प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा जगत की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर कुछ पीडीएफ में गड़बड़ दिख रहा है, इसको थोड़ा सा सही कर देते हैं। हाँ ठीक है, अब ठीक है। तो सबसे पहले प्रोटिस्टा जगत की विशेषताओं को लेकर के बात करते हैं। तो ये एक कोशिकी और बहुकोशिकी दोनों प्रकार के सजीव इसमें आते हैं। इसमें सच्चा केंद्रक यानी ट्रू न्यूक्लियस तथा झिल्ली युक्त कोशिकांग जो होते हैं वो पाए जाते हैं आपके। कोशिका भित्ति इसमें नहीं होती है, और कुछ होते हैं जैसे डाइटम, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में एग्जाम्पल में कि डाइटम आपका इंपॉर्टेंट है, तो इसमें सिलिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका भित्ति में इसमें नहीं होती है, अनुपस्थित होती है, परंतु डाइटम में आपका सिलिका भित्ति होती है। ये मुख्यतः जलीय अथवा नम स्थानों में देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल आप देखिए, अमीबा, पैरामीशियम, युग्लिना, ये सब इसी में आते हैं ना, तो कहाँ होंगे, जलीय या नम स्थानों में। पोषण इसमें स्वपोषी भी होता है, परपोषी भी होता है, मिश्रित भी होता है। प्रजनन की बात करें तो अलैंगिक जो होता है उसमें विभाजन, बीजाणु बनना, और लैंगिक में संलयन के द्वारा होता है। अब इसके चित्र को देखिए प्रोटिस्टा जगत के, जो कि आपके हैं अमीबा, पैरामीशियम, युग्लिना, डाइटम और डाइनोफ्लैगेलेट। तो ये जो इसके नीचे नाम लिखे हैं, अमीबा के नीचे लिखा है पदाब, इसको ही हम कूटपाद भी कहते हैं। तो ये जो है संचलन किस प्रकार से करते हैं, शायद पिछली बार का जो केवीएस का पेपर हुआ था, इस बार का नहीं, तो 2022 के आसपास हुआ था, उसमें पूछा गया था कि ये जो अमीबा होते हैं वो आपका जो अपना संचलन है वो किसके थ्रू करते हैं, तो पदाप कह लीजिए या कूटपाद के थ्रू। ऐसे पैरामीशियम की बात करें तो उसमें नली का भी हो जाएगा, युग्लिना की बात करें तो उसमें फ्लैजेला हो जाएगा, डाइटम की बात करें तो सिलिका भित्ति हो जाएगा, और डाइनोफ्लैजेलेट की बात करें तो इसमें फ्लैजेला हो जाएगा। तो ये आपको नाम देखने को मिलते हैं। अब हम थोड़ा सा इसको पढ़ते हैं चार्ट के जरिए। तो प्रोटिस्टा जगत के प्रमुख जो जीव हैं उनका संक्षिप्त परिचय की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं अमीबा को लेकर के। तो जब अमीबा की बात करते हैं तो ये आकार बदलने वाले होते हैं, अनियमित होते हैं, पदार्थ इसमें होते हैं जो कि ऊपर बताया मैंने, और कोशिका भित्ति नहीं होती इसमें। पोषण इसमें परपोषी होता है, भोजन को ही निगलता है। आवास जो होता है वो तालाब, झील, धीमे बहते जल, इनमें ये देखने को मिलते हैं। अमीबा तालाब हो गया, झील में हो गया, या धीमा कोई बहता जल है, उनमें देखने को मिलते हैं। पैरामीशियम जो होता है वो चप्पल के आकार का होता है। ये देखिए चित्र आपका पैरामीशियम का, तो ये देखिए चप्पल के आकार का जो है वो होता है पैरामीशियम। तो पैरामीशियम जो है चप्पल के आकार का होता है, पूरे शरीर पर इसमें नली का भी पाई जाती है, सिलिया जो है वो कहते हैं। ये जो बाहर कांटे कांटे टाइप के देख रहे हैं ना, यही आपकी है सिलिया। तो यहाँ पर पोषण जो होता है वो परपोषी होता है पैरामीशियम में, मुख रंध्र के द्वारा होता है। आवास जो होता है स्वच्छ मीठे पानी में देखने को मिलते हैं, जैसे तालाब हो गया या जलाशय हो गया, तो पैरामीशियम स्वच्छ मीठे पानी में देखने को मिलते हैं। फिर आपका युग्लिना की बात करते हैं। ये आपका एक फ्लैजिला होता है, हरित लवक इसमें पाए जाते हैं, और आपका स्टिग्मा भी जो है इसमें होती है। इसमें अगर बात करें पोषण तो मिश्रित पोषण होता है, जिसमें स्वपोषी और परपोषी दोनों होता है। और आवास की बात करें तो ये भी मीठे जल के तालाब जैसे नाले हो गया, जलकुंड हो गया, इनमें देखने को मिलते हैं। फिर होता है डाइटम। डाइटम जो होता है कोशिका भित्ति इसमें सिलिका की बनी होती है, बताया ऊपर मैंने, सूक्ष्म आकार के होते हैं और एक कोशिकीय होते हैं। इसमें पोषण स्वपोषी होता है, प्रकाश संश्लेषी, और आवास की अगर बात करें तो समुद्र एवं मीठे जल दोनों में जो है ये पाए जाते हैं डाइटम। फिर है एक डाइनोफ्लैजेलेट, सामान्यतः एक फ्लैजिला होता है, ये भी फ्लैजिला है, और युग्लिना वाला भी देखिए फ्लैजिला है, तो ये भी होता है फ्लैजिला। कुछ में इसमें कवच भी होते हैं। और पोषण की बात करें स्वपोषी या परपोषी प्रजाति पर डिपेंड करता है। आवास की बात करें तो मुख्यतः ये समुद्री जल में आपको देखने को मिलते हैं। तो ये हो गया इनकी विशेषताओं को लेकर के। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं सुपरडेट के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को लेकर के।
तो जैसे कि युगलीना की जब बात करते हैं तो उसको पादप और जंतु का संयोजी यानी कनेक्टिंग जो लिंक है वो कहा जाता है। किसको? पादप और जंतु का युगलीना को, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल के कारण ये प्रकाश संश्लेषण करता है और पादप तथा अंधेरे में परपोषी हो जाते हैं। जो ये संश्लेषण करता है वो पादप को लेकर के, और अंधेरे में परपोषी हो जाता है जंतु। तो इसीलिए पादप और जंतु का संयोजी लिंक कहते हैं युगलीना को। बस इतनी बात आपको ध्यान रखनी है, पहले पॉइंट। फिर डाइटम को जो है, ये जो डाइटम एग्जाम्पल अभी मैंने बताया, इसको समुद्र का घास का मैदान कहा जाता है, क्योंकि ये समुद्र में बड़े क्षेत्र में पाए जाते हैं और प्रकाश संश्लेषण करके ऑक्सीजन जो है वो प्रदान करते हैं। डाइटम को समुद्र का घास का मैदान कहते हैं। फिर है डाइटम की कोशिका भित्ति, तो सिलिका की बनी होती है और इसे फ्रस्ट्यूल जो है वो कहते हैं। रेड टाइड की अगर बात करें तो डाइनोफ्लैजिलेट जीवों की अधिक वृद्धि से होता है, रेड टाइड होता है जो। पैरामीशियम की बात करें तो इसको स्लीपर एनिमैल्क्यूल कहते हैं। ये देखिए हिंदी नाम, इंग्लिश नाम भी है, और क्योंकि इसका आकार चप्पल के समान होता है, चित्र मैंने अभी आपको दिखाया था, और ये नलिकाभियों की सहायता से तेज गति से तैरता है आपका पैरामीशियम। अब बात करते हैं हम थोड़ा सा चित्र को लेकर के। तो ये जो प्रोटिस्टा जगत हैं, उन प्रोटिस्टा जीव हैं, इनके चित्र देखिए। तो अमीबा में पदार्थ होंगे, केंद्रक होगा, भोजन कण होंगे, संकोची रिक्तिका होगी। पैरामीशियम में नलिका भी होगा, ये जो बाहर बाहर बने हैं, मुखचंद, केंद्रक, भोजन रिक्तिका, संकोची रिक्तिका, इस तरीके से। युगलीना की बात करें तो फ्लैजुला होगा, आंखिका यानी स्टिग्मा होगा, हरितलवक है, केंद्रक है, संकोची रिक्तिका है। ये जो चित्र है ना वो अलग से जनरेट किए गए, इसीलिए सब एरो इसमें बाहर लगे हैं। अगर आपको किसी चित्र के बारे में और डिटेल में जानना हो तो केवल उसका नाम आप डायरेक्ट भी गूगल पे सर्च कर सकते हैं। प्रोटिस्टा जगत की बात करें तो इसकी सामान्य विशेषताओं को लेकर के बात करें तो सच्चा केंद्रक होता है उपस्थित, कोशिका भित्ति सामान्यता नहीं होती, वह डाइटम में होती है, पोषण सौपोषी परपोषी या मिश्रित होता है, आवास ज्यादातर जलीय या नम स्थान पर होता है, प्रजनन अलैंगिक व लैंगिक दोनों होता है। और इसके जो बीच अंतर है उसको लेकर के अब देखते हैं चार्ट की प्रमुख प्रोटिस्टा जीवों के बीच अंतर। तो जैसे सबसे पहला विषय लेंगे, जैसे आकार, अनियमित आकार बदलता है अमीबा में। पैरामीशियम चप्पल के आकार का होता है, युगलीना लंबा धुरीकार स्पिंडल आकार का होता है। गमन करने वाली संरचना, इसमें अमीबा पादाब होता है जिसको मैंने बताया था कूटपाद कहते हैं, और पैरामीशियम में ये नली का भी होता है, सिलिया कहते हैं इंग्लिश में, और युगलीना में ये फ्लैजुला होता है। पोषण का प्रकार परपोषी होता है अमीबा में, इसमें भी परपोषी होता है, और युगलीना में मिश्रित होता है। क्लोरोफिल की उपस्थिति अमीबा में नहीं है, पैरामीशियम में भी नहीं है, पर युगलीना में उपस्थित होता है हरितलवक। आंखिका यानी स्टिग्मा की बात करें, अमीबा में नहीं है, पैरामीशियम में नहीं है, पर युगलीना में होता है। कोशिका भित्ति अमीबा में नहीं है, पैरामीशियम में नहीं है, और युगलीना में भी नहीं है। आवास इस तालाब, झील, नम स्थानों में, पैरामीशियम स्वच्छ मीठा जल में, युगलीना तालाब और नाले जो जलकुंड वगैरह इनमें देखने को मिलता है। कुछ इसके भी पॉइंट हैं, की पॉइंट्स, जैसे प्रोटिस्टा सच्चे केंद्रक वाले, एक कोशिकीय या सरल बहुकोशिकीय जीव, युगलीना पादप और जंतु का संयोजी है, डाइटम सिलिका भित्ति समुद्र का घास का मैदान, पैरामीशियम स्लीपर बता चुके हैं, रेड टाइड भी बता चुके हैं, डाइनोफ्लैजिलेट की अधिक वृद्धि से होता है। अब बढ़ते हैं हम हमारा अगला इसमें जो कि है कवक जगत। कवक जगत की बात करते हैं जिसको हम फंगी किंगडम के नाम से जो है वो जानते हैं। तो इसमें हमारा सबसे पहला कवक जगत की विशेषताएं क्या होंगी। ये यूकैरियोटिक तथा क्लोरोफिल रहित हो जीव होते हैं। कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, मैंने बताया सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। ये स्थिर तथा हेट्रोट्रॉफिक होते हैं सजीव। पोषण इसमें शोषी होता है। ये परपोषी, मृतोपजीवी या सहजीवी हो सकते हैं। शरीर इनका तंतुमय होता है जिसे हाइफा कहते हैं, और हाइफाओं का जाल माइसीलियम बनाता है। ये बीजाणु द्वारा तथा कुछ में कलिकायन द्वारा जनन करते हैं। ये सर्वत्र पाए जाते हैं, विशेषकर नम और अंधेरे स्थानों पर ये आपको अधिक देखने को मिलते हैं। कवक जगत के जो आप एग्जाम्पल देख रहे हैं इनको आप जरूर याद रखिए, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम्पल से ज़्यादातर बनता है। राइजोपस ब्रेड मोल्ड में देखेंगे। पेनिसिलियम एंटीबायोटिक के रूप में स्रोत हो गया। एस्परजिलस साइट्रिक अम्ल निर्माण में यूज हो गया। खमीर किड़वन में उपयोगी होता है। मशरूम खाद्य कवक में। तो ये जो 4-5 नाम देख रहे हैं ये कवक जगत की जो उदाहरण है एवं सामान्य जानकारी उनको लेकर के ये आपको चार्ट जरूर याद रखना है। अब हम कवक के चार्ट को थोड़ा सा देखते हैं। तो कवक के जब वर्गीकरण की बात करते हैं, इस तरफ राइजोपस की संरचना भी दी गई, वो भी देख लीजिए। जैसे बीजाणु हो गया, स्पोर्जियम हो गया, स्पोर्जिकोर हो गया, हाइफा हो गया, राइजोफोइड। तो हम कवक के वर्गीकरण की बात करते हैं। जो इस राइजोपस है ना, ये यही वाला है, इसी का ही डिटेल में दिया गया है। तो कवक के वर्गीकरण में सबसे पहले तो ये आपका परपोषी प्रकार है। तो ये जीवित पौधों प्राणियों पर परजीवी की भांति रहते हैं, उनसे पोषण प्राप्त करते हैं। एग्जाम्पल रस्ट हो गया, स्मट हो गया, एंगोट हो गया।
मृतोपजीवी, ये मृत जैविक पदार्थों पर रहते हैं और इनसे पोषण प्राप्त करते हैं। एग्जाम्पल राइजोपस हो गया, पेनिसिलियम हो गया, एस्परजिलस हो गया। सहजीवी, ये दो भिन्न जीवों के साथ सहजीवन बनाकर रखे रहते हैं, लाइकेन हो गया और माइकोराइजा हो गया। तो ये एग्जाम्पल आपको जरूर ध्यान रखने हैं। अब हम कुछ प्रमुख प्रोटिस्टा और कवक के बीच अंतर की बात करते हैं। तो कोशिका का प्रकार यहाँ पर होगा, जैसे कोशिका के प्रकार में अमीबा हो गया, तो एक कोशिकी यूकैरियोटिक यूग्लिना, एक कोशिकी यूकैरियोटिक पैरामीशियम, एक कोशिकी यूकैरियोटिक राइजोपस की बात करें तो बहुकोशिकीय। पोषण का प्रकार हो गया तो हेटेरोट्रोपिक हो गया, ये मिश्रित हो गया, ये हेटेरोट्रोपिक, ये हेटेरोट्रोपिक। ये गमन करने वाली संरचना, इसमें कोटिन पैर हो गया, इसमें वही कूटपाद जिसको बोलते हैं, और आपका ये कांबाब हो गया, ये पक्षाब हो गया। इसके इंग्लिश नाम याद रखिए, ऐसे ज़्यादा हिंदी नाम थोड़ा अजीब लगते हैं। तो जैसे फ्लैजिलम हो गया, सीलिया हो गया, ये नॉन मोटाइल हो गया। कोशिका भित्ति अमीबा में नहीं है, यूग्लिना में नहीं है, पैरामीशियम में नहीं है और राइजोपस में है। क्लोरोफिल नहीं है नहीं है नहीं है। और उदाहरण में अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, राइजोपस। ये अब जो ऊपर बताया था ना, उसी को लेकर के इस वाले से राइजोपस से कंपैरिजन करके, क्योंकि अभी राइजोपस जो हमने पढ़ा वो इस वाले में पढ़ा, यानी कवक जगत में पढ़ा, और जो हम पैरामीशियम वाला पढ़ करके आए थे, अमीबा, पैरामीशियम वगैरह, ये से पहले वाले जगत में पढ़ के आए थे। तो वही पहले वाले से, प्रोटिस्टा जगत से, और इस वाले कवक के बीच अगर डिफरेंस की बात करें तो वो इस चार्ट में दर्शाया गया। बताना इसलिए जरूरी है, ऐसा ना लगे आपको कि हाँ बहुत ज़्यादा है ना चीज़ें तो आपस में खिचड़ी ना पके। तो कवकों में क्लोरोफिल नहीं होता है, कवक का शरीर तंतुमय होता है। ये सब सुपर के इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाइफा के जाल को हम माइसीलियम कहते हैं, राइजोपस को ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं। पेनिसिलियम से पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक प्राप्त की जाती है। खमीर का यूज़ ब्रेड, शराब, अन्य जो किण्वन प्रक्रिया है उनमें यूज़ किया जाता है। इसके अलावा कवक के कुछ टाइप हैं, जैसे ब्रेड मोल्ड है, राइजोपस, एंटीबायोटिक स्रोत पेनिसिलियम, अम्ल निवारक और जो अम्ल निर्माण कवक है वो एस्परजिलस, किण्वन में उपयोगी है खमीर, और खाद्य कवक में मशरूम हो गया। कवक में जनन की बात करें तो अलैंगिक जनन होता है बीजाणु द्वारा, कलिकायन द्वारा खमीर में होता है। लैंगिक जनन जो होता है वो संलयन द्वारा बीजाणु बनते हैं। याद रखने के लिए कुछ पॉइंट है, जैसे कवक की बात करें तो क्लोरोफिल रहित होता है, हेटेरोट्रोपिक, कोशिका भित्ति काइटिन से बनी, शरीर तंतुमय, हाइफा का जाल, माइसीलियम। जनन की बात करें तो बीजाणु के द्वारा, राइजोपस ब्रेड मोल्ड हो गया, पेनिसिलियम एंटीबायोटिक और खमीर किण्वन, ये मैंने आपको बताया। ये जो पॉइंट लिखे हुए हैं ना, आप नीचे नीचे देख रहे हैं, जो चीज़ें आपने ऊपर पढ़ी हैं उसका ही यहाँ पर निचोड़ एक टाइप से लिखा हुआ है कि आपको चीज़ें ऊपर अगर ना समझ में आए तो पॉइंट वाली चीज़ें याद कर लीजिए, उससे भी आपका काम चल जाएगा। अब बात करते हैं हमारा अगला पादप जगत, जिसके अलावा जो भी चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन जो नोटिफिकेशन बेल होता है उसी के बगल में उसको ऑन करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन सारे आप तक पहुंचते रहें जो भी चैनल पर नए हो। क्योंकि कई बार सब्सक्राइब आप नहीं करेंगे तो आगे आने वाला वीडियो हो सकता है आप तक ना पहुंचे, इसलिए। और जो भी टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े, कमेंट सेक्शन में लिंक आपको मिल जाएगी। बात करते हैं पादप जगत की विशेषताओं को लेकर। ये बहुकोशिकीय, यूकैरियोटिक, क्लोरोफिल युक्त होते हैं। भोजन का निर्माण इसमें प्रकाश संश्लेषण द्वारा होता है। कोशिका भित्ति इसमें सेलुलोज की होती है, और खाद्य जो पदार्थ होते हैं सामान्यतः स्टार्च के रूप में इसमें जो है वो संबंधित होते हैं। ये स्थिर होते हैं, वृद्धि जीवन भर होती रहती है। इनमें संवहनी ऊतक होते हैं केवल थाइलोफाइटा और ब्रायोफाइटा को छोड़कर। ये जो छठा पॉइंट देख रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, केवल थाइलोफाइटा और ब्रायोफाइटा को छोड़कर वैसे संवहनी ऊतक इसमें होते हैं, ये इनमें नहीं होते हैं। जीवन चक्र में अलैंगिक और लैंगिक दोनों प्रकार का प्रजनन जो है वो पादप जगत में होता है। अब पादप जगत के वर्गीकरण की जब बात करते हैं तो पहला एग्जाम्पल है थैलोफाइटा, दूसरा ब्रायोफाइटा। थैलोफाइटा में शैवाल आ जाएगा। शैवाल आपने यहाँ भी देखा, नील हरित शैवाल पहले भी पढ़ के आए थे, दोनों में इस तरीके से आता है, कंफ्यूज मत होइएगा। ब्रायोफाइटा में आपका फेनेरिया हो गया, और टेरिडोफाइटा में फर्न हो जाएगा, जिम्नोस्पर्म में साइकस हो जाएगा, और एंजियोस्पर्म में आम हो जाएगा। ये एक एक एग्जाम्पल लिखे हुए हैं पादप जगत का। ये आपका उभयचर या एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी जो है वो हमसे कहेंगे। अब हम पादप जगत के वर्गीकरण को थोड़ा सा चार्ट के जरिए दोनों चारों में अंतर समझते हैं। ये जो हमने थैलोफाइटा ब्रायोफाइटा सारे लिखे हैं ना, इनको लेकर के एक साथ समझते हैं। तो सबसे पहला हमारा शरीर की संरचना में थैलोफाइटा सरल या थैलस होते हैं, ब्रायोफाइटा सरल छोटे पादप, टेरिडोफाइटा में जड़ तना पत्ती विभक्त होता है, जिम्नो में भी आपका जड़ तना पत्ती, और एंजियोस्पर्म में भी यही होता है। संवहनी ऊतक थैलोफाइटा में नहीं है, ब्रायो में भी नहीं है, टेरिडो में होते हैं, जिम्नोस्पर्म में भी होते हैं और एंजियोस्पर्म में भी होते हैं। बीज आपके थैलोफाइटा में नहीं बनते हैं, ब्रायोफाइटा में नहीं बनते हैं, टेरिडो में नहीं बनते हैं, जिम्नोस्पर्म में नग्न बीज बनते हैं, नेक्ड सीड जिसे कहते हैं, और एंजियोस्पर्म में आवृत्त बीज बनते हैं। जो ये अलग से हैं, यही ज़्यादातर पूछे जाते हैं। फूल की बात करते हैं, थैलोफाइटा में नहीं है, ब्रायोफाइटा में नहीं है, टेरिडो में नहीं है, जिम्नोस्पर्म में भी नहीं है, पर एंजियोस्पर्म में होते हैं। उदाहरण की बात करें, थैलोफाइटा में शैवाल, ब्रायोफाइटा में मॉन्स, आपका जो टेरिडोफाइटा उसमें फर्न, जिम्नोस्पर्म में साइकस हो गया, पाइन हो गया, एंजियोस्पर्म में आम, गेहूं, गुलाब,
जो आपके यहाँ पर एक एक उदाहरण लिखे थे वहीं यहाँ पर एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जो है वो लिखे हुए हैं। अब प्रत्येक समूह के कुछ हम संक्षिप्त परिचय को भी देख लेते हैं। जैसे थैलोफाइटा, तो वही बताया कि शरीर थैलस रूपी होता है, विभेदन नहीं होता। जो पॉइंट यहाँ पर अलग अलग डिफरेंस में लिखे हैं लगभग वही लिखे हैं। ब्रायोफाइटा, इनमें भू उभयचर या काई वर्ग भी कहते हैं, संवहनी ऊतक इसमें होता है। पादप जगत का उभयचर या एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं ब्रायोफाइटा को। ये जो हमने चित्र ब्रायोफाइटा का बनाया देखिए, इसमें पादप जगत का उभयचर कहते हैं ब्रायोफाइटा को। वही चीज आपको यहाँ पर जो है वो लिखी गई है कि इसको याद रखिएगा। ये पादप जगत का उभयचर कहलाता है क्योंकि ये नग्न स्थानों पर पाए जाते हैं। फ्यूनारिया हो गया, मॉन्स हो गया। टेरिडोफाइटा, इन्हें फर्न समूह भी कहते हैं। इनमें प्रथम 4 संवहनी ऊतक का विकास हुआ। इनमें बीज नहीं बनते, बीजाणु द्वारा जनन होता है। फर्न हो गया, सेलोजेनेला हो गया। जिम्नोस्पर्म की बात करें तो इनका बीज नग्न होता है, अर्थात फल में आवृत्त नहीं होता है। उदाहरण इसमें साइकस हो गया, पाइन हो गया। और एंजियोस्पर्म की बात करें तो इनका बीज फल के भीतर होता है। ये सबसे विकसित होते हैं, अधिक संख्या में पाए जाते हैं। आम हो गया, गेहूं हो गया, गुलाब हो गया। ये कुछ समूह के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी हो गया। और पादप जगत का जो वर्गीकरण है इसको लेकर के चार्ट भी देख लीजिए। थैलोफाइटा सरल संरचना, संवहनी ऊतक नहीं है, उदाहरण शैवाल। ब्रायोफाइटा छोटे पादप, संवहनी ऊतक नहीं है, मॉन्स। टेरिडोफाइटा संवहनी ऊतक है, फूल तथा बीज नहीं, उदाहरण फर्न। जिम्नोस्पर्म बीज नग्न फूल नहीं, ये साइकस। और एंजियोस्पर्म बीज फल में आवृत्त फूल होते हैं जैसे कि आम। अब कुछ सुपरटेट के महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। जैसे पादप जगत के सभी सदस्य प्रकाश संश्लेषण करते हैं। क्लोरोफिल युक्त कोशिकाओं की यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट है। पादपों में भोजन भंडारण का मुख्य रूप से स्टार्च में होता है। संवहनी ऊतक का विकास टेरिडोफाइटा में प्रारंभ होता है। प्रथम बार बीज जिम्नोस्पर्म में मिलता है। फल में आवृत बीज एंजियोस्पर्म की विशेषता है। थैलस जो है अविभेदित शरीर होता है। मॉन्स को भूभयचर भी कहते हैं। और याद रखने के लिए कुछ इसमें भी पॉइंट वही, थैलेडोफाइटा शरीर थैलस उत्तरूपी, संवहनी ऊतक नहीं। ब्रायोफाइटा छोटे पादप, संवहनी ऊतक नहीं। टेरिडोफाइटा संवहनी ऊतक होते हैं, फूल और बीज नहीं। जिम्नोस्पर्म नग्न बीज, फूल नहीं। एंजियोस्पर्म फल युक्त पादप हैं और बीज फल में आवृत। ये हमारा हो गया पादप जगत। अब ये है हमारा जंतु जगत, जो कि है हमारा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। जंतु जगत को देखिए हम दो टाइप से पढ़ेंगे। एक मैंने आपको ये बताया था, इस चार्ट के थ्रू भी हम आपको कराएंगे, पर जो यहाँ पर पहले है पहले उसको देख लेते हैं। तो जंतु जगत की विशेषताओं में ये सभी जंतु बहुकोशिकीय होते हैं एवं यूकैरियोटिक होते हैं, परपोषी होते हैं, कोशिका भित्ति नहीं होती, इसमें सेल वॉल नहीं होती है। अधिकांश जंतुओं में गमन करने की क्षमता होती है। कोशिकाएं ऊतकों का निर्माण करती हैं और ऊतक मिलकर अंग तथा अंग तंत्र बनाते हैं। इनका प्रजनन लैंगिक अलैंगिक दोनों टाइप से होता है और विभिन्न प्रकार के इसमें आकार, आकारिकी और आवास वाले आते हैं। अब ये जो जंतु जगत है इसमें कशेरुकी जंतु, अकशेरुकी जंतु, ये दोनों टाइप आते हैं। ये जो दोनों टाइप देखना है डिटेल में, इसको हम अगले वाले पार्ट में पढ़ेंगे। मैंने बताया था कि अभी हम इसके वर्गीकरण को डिटेल में, जो इसके अंतर्गत आते हैं ना सारे पॉइंट, ये वाले पढ़ेंगे। पर ये वाला भी एक इसमें टाइप है, अकशेरुकी और कशेरुकी वाली। तो अकशेरुकी जंतु में इसमें कशेरुका नहीं होती है। नीचे कुछ पॉइंट 8 संघ यहाँ अकशेरुकी वाले दिए भी गए। और कशेरुकी जंतु जिनमें कशेरुका आपकी होती है, रीढ़ की हड्डी जो जिनमें होती है, जिसमें मछलियाँ, उभयचर, सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी, ये सब इसमें जो है वो आते हैं। तो ये जो अकशेरुकी जंतु हैं जो यहाँ पर 8 दिए गए, इनको हम जो है वो यहाँ पर कवर करेंगे। और ये वाला कवर जो कशेरुकी वाला है और इसके अलावा जो चीज़ें रह गई हैं वो हम अलग से देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर नाम देखिए कौन कौन से हैं। पॉरीफेरा, निडेरिया, प्लेटीहेलमिन्थीस, नेमेटोडा, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मुलस्का और इकाइनोडर्मेटा। ये आपको 8 यहाँ पर नाम देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पर सभी के बारे में सबसे पहला बात करते हैं पॉरीफेरा के बारे में। तो शरीर में छिद्र होते हैं, प्रायः जली और स्थिर होते हैं। शरीर इसमें असममित होता है। एग्जाम्पल के लिए आपका स्पंज हो जाएगा, स्पॉन्जिला। निडेरिया की बात करते हैं, इसमें शरीर रेंडियल सममित वाला होता है। टेंटिकल्स पर डंक कोशिकाएं इसमें होती हैं, ये इसके टेंटिकल्स हैं। और एग्जाम्पल के लिए इसमें हाइड्रा हो जाएगा निडेरिया में। प्लेटीहेलमिन्थीस की बात करते हैं तो शरीर चपटा होता है, त्रिस्तरीय, द्विपार्श्व सममित, जिसको हम बाइलेट्रिक जो सिमेट्रिकल है वो कहते हैं। और वास्तविक देहगुहा नहीं होती, एग्जाम्पल के लिए फीताकृमि हो गया। नेमेटोडा की बात करें तो शरीर बेलनाकार होता है, नलिका जैसा होता है। छद्म गुहा इसमें पाई जाती है, एग्जाम्पल के लिए एस्करिस हो गया। और फिर आपका है एनेलिडा, शरीर इसमें खंडित होता है, सच्ची देहगुहा पाई जाती है, एग्जाम्पल के लिए केचुआ हो गया। आर्थ्रोपोडा, शरीर खंडित संयुक्त पैर होते हैं, बाह्य कंकाल होता है, काइटन का बना हुआ, और सबसे बड़ा संघ है आर्थ्रोपोडा। ये क्वेश्चन बनता है कि सबसे बड़ा संघ कौन सा है, तो आर्थ्रोपोडा। एग्जाम्पल के लिए जैसे मकड़ी, एग्जाम्पल तो बहुत हैं, केवल एक ही एक लिखा है यहाँ पर। मुलस्का, शरीर कोमल होता है, आमतौर पर एक बड़ा कवच होता है, सेल इसमें देखने को मिलता है। रेडुला नामक संरचना मुख में पाई जाती है, एग्जाम्पल के लिए घोंघा।
और आठवां है इकाइनोडर्मेटा, वयस्क अवस्था में शरीर 5 किरणीय सम्मित वाला होता है, त्वचा में कांटेदार उभार होता है, एग्जाम्पल के लिए आपका स्टारफिश। तो ये आपके 8 हमने जो नाम देखे हैं, इसी से रिलेटेड यहाँ पर कुछ पॉइंट हैं सुपरटेट के। जैसे जीवों का सबसे बड़ा संघ कौन सा है, आर्थ्रोपोडा। कांटेदार त्वचा वाले जंतु कौन से हैं, इकाइनोडर्मेटा। संयुक्त पैर वाले जंतु कौन से हैं, आर्थ्रोपोडा। स्पंज किस संघ का उदाहरण है, पॉरीफेरा। हाइड्रा किस संघ का उदाहरण है, निडेरिया। केचुआ किस संघ का उदाहरण है, एनेलिडा। स्टारफिश किस संघ का, इकाइनोडर्मेटा। त्रिस्तरीय जो आपके जंतु हैं वो प्लेटीहेल्मिन्थीस में आएंगे, मतलब त्रिस्तरीय पर असममित। और आपकी जो ये वाले में कुछ एरर है, काइटिन का बाह्य कंकाल जो हो गया वो आपका आर्थ्रोपोडा। और परीक्षा में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्न की बात करें, जैसे जंतु जगत की कौन सी विशेषता सभी में समान होती है, कितने मुख्य वर्गों में बांटा जाता है, ये तो क्वेश्चन हमने यहाँ पर रखे हैं कि कैसे कैसे बनते हैं। याद करने वाले कुछ पॉइंट, जैसे जंतु परपोषी बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक होते हैं, कोशिका भित्ति नहीं होती है, ऊतक अंग और अंग तंत्र बनाते हैं, अकशेरुकी बिना रीढ़ वाले, कशेरुकी मतलब जिसमें रीढ़ की हड्डी हो, आर्थ्रोपोडा संयुक्त पैर, बाह्य कंकाल, इकाइनोडर्मेटा 5 किरणीय सम्मित। तो अब हम बढ़ते हैं वो वाली पीडीएफ जो कि हमने बताया था कि इसी जो जंतु जगत के वर्गीकरण है इसको हम इस तरीके से भी देखेंगे, क्योंकि इसके अन्य एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन बनते हैं। वहाँ पर एक एक था ताकि उस संघ को आप, मतलब जैसे हम पॉरीफेरा पढ़ रहे हैं तो पॉरीफेरा को आप समझ सकें। जैसे कोई विशेषता बताई जा रही है, इनका इनका जंतु खंडाकार है, तो बगल में चित्र बना होता है तो आपको समझ में आ जाता है कि क्या बात हो रही है। अब इसके जितने वर्गीकरण है, प्रमुख जितने भी 11 प्रमुख संघ हैं उनको एक साथ देखते हैं। सबसे पहला है पॉरीफेरा। तो पूरे शरीर पर इसमें सूक्ष्म छिद्र होते हैं पॉरीफेरा में। ऊपरी भाग पर एक बड़ा छिद्र होता है जिसको हम ऑस्कुलम कहते हैं, और जो सूक्ष्म छिद्र होता है इसको ऑस्टिया कहते हैं। और संगठन और सम्मिति की बात करें तो कोशिकीय स्तर मुख्य रूप से असम्मित होता है। ये पूछा जाता है असिमेट्रिकल। विशेषता क्या होती है, जल नाल तंत्र और कंकाल के रूप में कंटिकाएं होती हैं। एग्जाम्पल साइकॉन हो गया, यूस्पेंजिया हो गया, स्पंजिला हो गया। फिर है आपका निडेरिया या सिलेंट्रेटा। तो संगठन और सम्मित ऊतक स्तर अरीय सम्मित होता है। विशेषता स्पर्श पर शिकार पकड़ने और रक्षा के लिए दंश कोशिकाएं होती हैं इसमें निडेरिया में। एग्जाम्पल के लिए आपका हाइड्रा हो गया, ऑरेलिया हो गया, मूंगा हो गया। सिलेंट्रेटा या फिर निडेरिया। फिर आपका है टिनोफेरा, संगठन और सम्मित में ऊतक स्तर अरीय सम्मिति, और ये आपका पूर्णतः समुद्री जीव है। गमन के लिए इसमें 8 बाहरी कंकृत पट्टिकाएं होती हैं। जैव दीप्ति प्रकाश उत्पन्न करने का गुण होता है इसमें। एग्जाम्पल में प्लूरो, ब्रैकिया, टिनोप्लाना। प्लेटीहेल्मिन्थीस पृष्ठ अधर रूप से चपटा शरीर होता है इसमें। संगठन सम्मित अंग स्तर द्विपार्श्व सम्मित होता है। अगुए उत्सर्जन के लिए विशेष ज्वाला कोशिकाएं होती हैं इसमें। और फीताकृमि एग्जाम्पल में हो गया प्लेनेरिया, लिवर फ्लूक, ये इसके एग्जाम्पल हैं। फिर आपका नेमेटोडा या फिर एस्केमेंथीज हो गया। तो यहाँ पर नेमेटोडा की बात करें, अनुप्रस्थ काट में गोल धागे जैसा बेलनाकार शरीर होता है। संगठन और सम्मित की बात करें तो अंग तंत्र स्तर और द्विपार्श्व सम्मित होता है। विशेषता इसमें कूट गुहा होती है, आभासीय या देह गुहा कह सकते हैं, पाई जाती है। ये प्रायः परजीवी होते हैं। एस्कैरिस और वाउचेरिया, फाइलेरिया हाथी पाँव का कृमि, इसी वाउचेरिया से होता है ना, इसीलिए ब्रैकेट में लिखा है। फिर आपका एनिलिडा की बात करें तो स्पष्ट छल्लों या खंडों में बटा होता है। इसमें विशेषता प्रगुही तथा बंद परिसंचरण तंत्र उत्सर्जन के लिए आपका इसमें नेफ्रिडिया होता है। एग्जाम्पल में एनिलिडा में केचुआ आता है, जोंक आता है, नेरिस आता है। फिर आर्थ्रोपोडा सबसे ज़्यादा पूछा जाता है जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ। ये जो यहाँ पर लिखा है ना मेन, ये ब्लू कलर से, ये वाला ब्लू कलर से, ये इसके उपनाम करके पूछे जाते हैं। जैसे एनेलिडा है तो इसको खंडयुक्त कृमि कहते हैं, नेमेटोडा है तो गोल कृमि कहते हैं, टिनोफेरा है तो समुद्री अखरोट या कंकड़धर हो गया, ऐसे ही पॉरीफेरा है तो स्पंज हो गया। ऐसे ही आपका जो आर्थ्रोपोडा है जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। सर, वक्ष और उदर में विभाजित होता है। बाहरी आवरण काइटिन का बना होता है। जुड़े हुए पैर और खुला परिसंचरण तंत्र हो गया। एग्जाम्पल के लिए तिलचट्टा हो गया, मक्खी, मच्छर, तितली, मकड़ी, झींगा। मोलस्का की बात करें तो दूसरा सबसे बड़ा संघ है, कोमल शरीर होता है, अत्यंत कोमल शरीर जो प्रायः कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच से ढका होता है। विशेषता इसमें क्या है, जैसे भोजन चबाने के लिए रेडुला नामक अंग पाया जाता है, और घोंगा इसमें एग्जाम्पल है, सीप है, ऑक्टोपस है, ये आपके जो है सब इसमें एग्जाम्पल में, या डेविल फिश हो गया। फिर इकाइनोडर्मेटा है, इसमें कांटेदार त्वचा वाले आते हैं, जैसे त्वचा पर कैल्शियम युक्त कांटे पाए जाते हैं, समुद्री होते हैं। इसमें विशेषता क्या है, गमन और भोजन के लिए विशेष जल संवहन तंत्र, वाटर वास्कुलर सिस्टम और नालपाद यानी ट्यूब फीट होते हैं। उदाहरण के लिए तारा मछली हो गया, समुद्री अर्चिन हो गया, समुद्री खीरा हो गया। संघ आपका हेमी कार्डेटा की बात करें तो इसमें नॉन कार्डेटा और कार्डेटा के बीच की कड़ी कहते हैं इसको। सुंड, कॉलर तथा धड़ में बटा बेलनाकार शरीर है। इसमें कार्डेटा जैसी वास्तविक नोटोकॉर्ड नहीं होती बल्कि स्टोमोकार्ड होती है। एग्जाम्पल इसमें क्या आता है, बेलनोग्लोसस और सेक्लोसस। और संघ कार्डेटा की बात करें
रीढ़ वाले जंतु इसमें आते हैं, कशेरुकी और अकशेरुकी, जिसमें जीवन की किसी न किसी अवस्था में नोटोकॉर्ड, पृष्ठ तंत्रिका रज्जु और ग्रसनीय क्लोम छिद्र आपके इसमें होते हैं। 5 इसके भी वर्ग हैं। मत्स्य वर्ग में मछलियाँ वगैरह आती हैं, इसको डिटेल में पढ़ेंगे आगे, इस पार्ट में नहीं, आगे आने वाले में। गिल्स द्वारा श्वसन 2 कक्षीय। उभयचर में मेढक, सालामेंडर ये सब आते हैं। सरीसृप में सांप, छिपकली, कछुआ, मगरमच्छ। पक्षी में कबूतर, मोर और स्तनधारी में मनुष्य, गाय, व्हेल, चमगादड़ ये सब आते हैं। तो ये था वर्गीकरण। ये आपको इसीलिए मैंने अलग से बता दिया कि जो 8 वर्गीकरण है आपके, ये वर्गीकरण, ये अकशेरुकी के अंतर्गत आपका डिवीजन आपको देखने को मिलता है। तो इसीलिए आप कंफ्यूज ना होइएगा। इसी के साथ ये वाला वीडियो हुआ, मतलब ये वाला पार्ट हमारा समाप्त हुआ। टॉपिक अभी समाप्त नहीं हुआ है, क्योंकि अभी इस वाले टॉपिक में आपको और भी चीज़ें देखने को मिलेगी। बहुत ज़्यादा वीडियो बढ़ाना हो, इसलिए हम इसको 2 पार्ट में कराएंगे। और ये आपके लिए क्वेश्चन है, कौन सा जीव त्वचा से सांस लेता है? सांप है, केचुआ है, बंदर है, मनुष्य है। 1 2 3 4 में से कौन सा आपका सही होगा, ये आपको बताना है। त्वचा से सांस पूछा गया है, तो अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में जो है वो बताइएगा। बाकी कोई और प्रश्न हो, सुझाव हो तो कमेंट में अवश्य बताइएगा। वीडियो सभी लोग लाइक अवश्य कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार ढेर सारी मेहनत हम आपके लिए और ज़्यादा कर सकें। बाकी कोई सुझाव हो तो वो भी अवश्य बताइएगा। टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जो है वो जुड़ जाइएगा, ताकि आगे आने वाला कोई वीडियो आपसे मिस जो है वो ना हो। बाकी वीडियो पर जो लाइक का टारगेट है वो भी कंप्लीट कर लीजिएगा। जैसे 1000 लाइक कंप्लीट होते हैं तो पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम चैनल पर भेज देंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा, ताकि पीडीएफ हम आपको वहाँ पर भेज दें। तो अभी के वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।